हेलो स्टूडेंट्स, आज तक वेक्टर के पार्ट में हमने देखा है व्हाट इज वेक्टर, क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बाय अ वेक्टर, फिर व्हाट इज वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, magnitude of a vector, types of vector, unit vector, zero vector, फिर इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट मतलब नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, देन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर मैंने देखा था कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। फिर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ए बार मतलब स्मॉल ए बार निकाल सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, देन वेक्टर ए बी बार, देन हाउ टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। अब जस्ट कुछ अप्लाइड केस होती है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो मैं देखता हूं हाउ टू फाइंड ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, अर्थात एडिशन ऑफ, भाई मैंने बोला इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन और सेम डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई किया होगा 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 10 + 5 दैट्स इक्वल टू 15 न्यूटन होता है। तो इसको आप रिजल्टेंट फोर्स ही बोलते हैं, और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब दिस टू बात रही है एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया होगा 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टली और दूसरा फोर्स अप्लाई किया होगा 5 न्यूटन विथ सर्टेन एंगल थीटा। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, इस बॉडी पे कितना एक्ट होगा। तो इस केस में हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, कहीं ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं रिजल्टेंट की बात, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है ए बार और एक दूसरा वेक्टर होगा बी बार, और दोनों में एंगल है थीटा। ऐसा अभी बोलो, ये बॉडी था, इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है और एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है। ये 10 न्यूटन का था, ये 5 न्यूटन का था, और दोनों में एंगल होगा 60 डिग्री। तो इस बॉडी पे ये पहला फोर्स था, ये सेकेंड फोर्स था, नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमको पता है, हम जनरली पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर अलोंग द डायगोनल पता है। फिर मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इन शॉर्ट देखते हैं। तो मेरे पास एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर बी बार है, और हमको रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार फाइंड आउट करना है। दोनों में एंगल थीटा है। आप एक तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और डायगोनल मेजर करते हैं। तो मैं फॉर सिंप्लिसिटी ज्योमेट्रिकल मेथड बताता हूँ। मेरे पास एक वेक्टर था इन दिस डायरेक्शन, ये ए बार, और ये जो वेक्टर पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, ओ से बी बार, उसको बाय यूजिंग इक्वालिटी मैं शिफ्ट करता हूं, तो ये वेक्टर होगा बी बार। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों वेक्टर इक्वल है। तो हमने देखा था इक्वालिटी में आप वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, और आपको रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ए बार था, ये वेक्टर बी बार था, दोनों में एंगल थीटा है, दोनों का एडिशन करना होगा रिजल्टेंट। तो मैंने क्या करा, ये जो वेक्टर बी बार था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब हमको पता है ऐसे दोनों वेक्टर ऐड करना है, ए बार एंड बी बार,
तो आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं, तो मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इस डायरेक्शन, समझे? और इस वेक्टर को बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब ए बार और बी बार में एंगल कितना था? 60 डिग्री थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा। हमने क्या करा, इस पॉइंट को ओ बोला, इसको ए बोला, इसको कोई पॉइंट सी बोल दो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ यम। ये रहा पूरा परपेंडिकुलर। अब हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ये वेक्टर ए बार प्लस बी बार है, और इसका लेंथ होगा मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार। फॉर सिंप्लिसिटी अभी उसको लेंथ ओ सी बोल सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ यम स्क्वायर प्लस यम सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस रूल। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ यम स्क्वायर प्लस यम सी स्क्वायर। ओ यम का लेंथ कितना है? ओ ए प्लस ए एम, तो ये होगा ओ ए प्लस ए एम, उसका स्क्वायर और प्लस एम सी स्क्वायर। चलो भाई, दिया था ना आपको, एक वेक्टर ए बार था, एक वेक्टर बी बार था, दोनों भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। वो यहाँ पे एंगल कितना था? थीटा। तो मैंने कुछ नहीं करा, ए बार वहाँ पे लिखा, इस बी बार को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हो गया था बी बार, ये ए बार, ये बी बार, हुआ नहीं। अब ये एंगल थीटा है, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और हमको ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट करना है, तो भाई ट्रायंगल इतना ही तो होता है। ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए था, इसको सी बोले, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया हम। ध्यान में आया? तो हमको ए बार प्लस बी बार ही मिल रहा है। और हमको मालूम है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए वेक्टर अलोंग द डायगोनल। तो हमको रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ध्यान में आया होगा? तो मैंने लिखा ओ ए प्लस ए एम होल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब हमको बताओ, ये एंगल थीटा था, इस वेक्टर का लेंथ कितना था? तो बी था। इस वेक्टर का लेंथ ए था। अब चलो, हमको पता है इस फिगर से साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड एम सी अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी। क्लियर? साइन थीटा इक्वल टू एम सी का लेंथ एज इट इज लिखो, और ए सी का लेंथ कितना था? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार होगा बी। देयरफॉर एम सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा फाइंड आउट किया, तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड होगा ए एम, सॉरी एडजेसेंट साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का लेंथ ए सी, उसको डायरेक्टली अब मैं बी लिखता हूँ, तो ए एम का वैल्यू होगा बी कॉस थीटा। समझा? तो यहाँ पे ए एम का वैल्यू हो गया था बी कॉस थीटा, और सी एम सी का वैल्यू हो गया था बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक, निकाल के रख दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूँ। ओ ए का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार था ए। ए एम का वैल्यू आपके पास है बी कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट डी स्क्वायर, और सी एम का वैल्यू आपके पास था बी साइन थीटा, उसका भी स्क्वायर होगा। ब्रैकेट डी स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब भाई ये ए स्क्वायर एज इट इज लिखा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा एज इट इज। किसका वैल्यू मिल रहा है? ओ सी स्क्वायर। हमको तो इतना लेंथ फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का, तो हमको ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप स्क्वायर रूट लीजिएगा ऑन बोथ साइड। देयरफॉर ओ सी इक्वल टू लेंथ ओ सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा होता है। अब ये उसी क्या था, तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड ही था, तो इसको मैं लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास ज्योमेट्रिकल मेथड होती है टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। समझा? कोई भी वेक्टर होगा, एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर बी बार है, फोर्स होगा, वेलोसिटीज होंगे, डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, और हमको बोला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जैसा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 15 मीटर, दोनों में एंगल दे रखा होगा 16 डिग्री, और हमको पूछा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डायरेक्शन। तो मैंने इसको ए बार बोलना, इसको बी बार बोलना, रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला बड़ा सोपा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट दी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड दी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ध्यान में रखो। अब रही बात एंगल बिटवीन, या फिर ये जो रिजल्टेंट मिला ए बार प्लस बी बार एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसका ये डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन देना है तो इसका एंगल विथ वेक्टर ए बार दे दो, जिसको अपन अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। समझा ना? अब फिगर में देखा तो इन दिस ट्रायंगल tan अल्फा इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड होगा, तो मैं लिख देता हूं tan अल्फा इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड होगा cm, और लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ये पॉइंट O था तो OM होगा। cm एज इट इज, पर cm का वैल्यू आपने निकाल के रखा था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई OM का वैल्यू कितना होता है, तो OM का वैल्यू OA प्लस AM था, OA का लेंथ A था और AM का लेंथ B कॉस थीटा था, और ये tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये केस ध्यान में रखो। समझा? और इस पर से हम ये एंगल दे सकते हैं, मतलब आपका रिजल्टेंट ए बार के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये होता है थ्योरेटिकल प्रोग्राम। मैं दोबारा लिखता हूँ और आपको ध्यान में रखना होगा। मेरे पास एनी टू वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, मोमेंटम और भी कुछ होगी, और एक वेक्टर क्वांटिटी इधर होगा ए बार और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी इधर होगा बी बार, और दोनों में एंगल होगा थीटा, और हमको बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इन मैग्नीट्यूड। जैसे आपको बोला कि बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर ड्यू ईस्ट and then 15 meter with an angle of 60 degree from initial direction। समझा? Find resultant displacement। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो इसको आपने ए बार बोल देना, इसको बी बार बोलना, दोनों के बीच में एंगल को थीटा बोलो, और रिजल्टेंट आर लिख दो या मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार लिखो। उसका फार्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब रिजल्टेंट ऐसे कहीं आया होगा, रिजल्टेंट आर। अब उसका एंगल विथ वेक्टर ए बार देना है, जिसको मैंने अल्फा बोला, तो tan अल्फा का फार्मूला आता है b साइन ऑफ थीटा अपॉन a प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। इतना पक्का ध्यान में रखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान में आया? अब ये होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, पर हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस बी बार। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और फार्मूला वही आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आता है। बाकी सेम, ए बार माइनस बी बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ध्यान में आई ना मेरे पास कि नहीं आए? तो चलो हम इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम करते हैं। और भी मेरे पास एक मेथड है टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स।
भाई इसके लिए आप सबको पता है, आपने लिखा था कभी वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर द स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं बताओ। ए बार डॉट ए बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बार और ए बार में एंगल कितना होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1, तो यहाँ पे होता है ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर ही होता है, और ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है। इसको आप सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ ए बार स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हिंट अगर ध्यान में होगा तो देखिए मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ। हमको दो वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है और किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है और हमको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं तो रिजल्टेंट का मैं पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो हमको मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार निकालना है, पर ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा मॉडुलस ऑफ वेक्टर दी स्क्वायर है तो वेक्टर डॉट वेक्टर लिख सकते हैं, तो मैंने मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर लिखा। तो इसको मैं वेक्टर ए बार प्लस बी बार डॉट वेक्टर ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूं। अब प्रोडक्ट करता हूं, ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार यानी प्लस बी बार डॉट बी बार। ए बार डॉट ए बार सबको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दी स्क्वायर, आप सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बार डॉट बी बार एज इट इज लिखा, और बी बार डॉट ए बार भी कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है, आपने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। तो ये भी ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार 2 टाइम्स होगा, और प्लस बी बार डॉट बी बार बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार कितना होता है बाय डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा। किसका वैल्यू मिला, मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार क्या था, ए बार और बी बार का रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड मिला, स्क्वायर रूट लीजिएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये होता है टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ध्यान में रखो कि नहीं समझे, गुड। तो एक बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए बार, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा बी बार सपोज, और दोनों में एंगल थीटा है, और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड में ए बार प्लस बी बार लिखोगे, और ये होता है रूट। भाई ध्यान में आया ना, मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों में एंगल है थीटा, है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब एडिशन करना है और वेक्टर फाइंड आउट करना है इन मैग्नीट्यूड। तो हमको मालूम है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स अलोंग 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आप पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और ये वेक्टर आता है अलोंग द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसको ही रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे कि नहीं। और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन से फॉर्म से मिलता होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब ये रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में है, तो इस गिवन ए बार के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको अल्फा बोलो, ये पूरा थीटा था, तो अल्फा हम अभी निकाले थे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी मतलब ए और बी बार के मैग्नीट्यूड्स होते हैं, और थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार होता है। तो ये होता है टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। कोई प्रॉब्लम, सबके ध्यान में आया, गुड। और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर होगा ए बार, दूसरा वेक्टर होगा बी बार, या फिर बी बार इधर भी हो सकता है,
और दोनों में एंगल थीटा होगा, और दोनों का सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करना इन मैग्नीट्यूड। तो ये आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, ध्यान में आया होगा। गुड। एक दो एग्जाम्पल देखता हूं, ध्यान में आएगा क्या करना होता है। मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल होता है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, समझा? एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस डायरेक्शन से जाना छोड़ के इधर टर्न होता है 60 डिग्री से, समझा? और ट्रैवल होता है सपोज अगेन 10 मीटर। हमको बोला फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फिर पाइथागोरस रूल अप्लाई करके मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। ये एंगल 90 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डी स्क्वायर। पर अब प्रॉब्लम सुनो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट and then turns due north with an angle of 60 डिग्री। नॉर्थ की तरफ झुकता है और कितने एंगल से? 60 डिग्री। एंड देन ट्रेवल 10 मीटर। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। लेबलिंग रहने दो। इस वेक्टर को मैंने ए बार बोला, इस वेक्टर को बी बार बोला। अब बता सकते हैं ए बार और बी बार में एंगल कितना है? वेक्टर में एंगल मेजर करना मतलब वेक्टर के डायरेक्शन में एंगल मेजर करना। तो ये आपका ए बार था और ये आपका बी बार था, ये वेक्टर, और यहां का एंगल 60 था। तो ये ए बार का ही डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं? तो ए बार और बी बार में अभी एंगल हो रहा है 60 डिग्री। बता दूंगा एक बार डायरेक्शन और एंगल के बीच। तो अभी दोनों वेक्टर ए बार और बी बार में एंगल 60 है। अब हमको इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ए बार और बी बार दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए का मैग्नीट्यूड था 10, स्क्वायर होगा 100। बी का मैग्नीट्यूड था 10, स्क्वायर होगा 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 10 ए बी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम था 60। तो यहाँ पे होगा 100 प्लस 100 और प्लस 10 इंटू 10 100, और हमको सबको पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो यहाँ के 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे भी बचा 100। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 100। 100 रूट के बाहर ले लो 10 रूट ऑफ 3। अब ये डिस्टेंसेस मीटर में थे, तो ये भी आंसर काय में आएगा? मीटर में। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है 10 रूट 3 मीटर। कितना आया? 10 टाइम्स रूट ऑफ 3 मीटर। अब हमको पूछा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, उसका डायरेक्शन बताओ। तो हम ए बार के साथ उसका डायरेक्शन निकालते हैं और उसका एंगल देते हैं। तो मैं निकालता हूं अल्फा। तो अल्फा के लिए अभी आपके पास फार्मूला था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार 10 था, थीटा का वैल्यू 60 था, साइन 60 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार भी 10 था, बी का वैल्यू 10 था और कॉस 60। 10 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये 10/2 5 होगा तो ऊपर आएगा 5√3 और अपॉन में आता है 10/2 मतलब 5 प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 15। 5 से डिवाइड किया तो ये आता है √3 अपॉन 3 और √3 अपॉन 3 आता है 1/√3। तो tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 आ रहा है और हमको पता है tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, तो अल्फा कितना होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
is an angle of with an angle of 30 degree with the direction of A bar towards north. मतलब ये A bar था towards east और उसके ऊपर जाना है, मतलब किधर जा रहे हैं आप, नॉर्थ की तरफ. कितने एंगल से चले गए, 30 डिग्री. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ए बार. ए बार के साथ 30 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ जाना होगा. ये होता है रिजल्टेंट का एप्लीकेशन. जरा ध्यान दो, कई प्रॉब्लम्स मेरे पास होते हैं सेम केस और आप कर भी सकते हैं. मैंने कल परसों एक प्रॉब्लम लिया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. कोई ऑब्जेक्ट है, इधर जाता होगा 5i, फिर इधर जाता होगा, या फिर पहले गया था ड्यू नॉर्थ 3 यूनिट्स 3 मीटर, देन ड्यू ईस्ट 5 मीटर एंड देन ड्यू बराबर है ये नॉर्थ की तरफ, ईस्ट एंड देन साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ जाता होगा कुछ 5 मीटर. फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा था. आप यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो और फिर जो रिजल्टेंट आता है उसका इसके साथ रिजल्टेंट निकाल लो, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं सबट्रैक्शन के रिलेटेड. ये तो ध्यान में आया होगा, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स. फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, स्पीड भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकते हैं. समझा? एक छोटा सा एग्जांपल लेना तो फोर्स के बारे में ले लेता हूँ. मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था और इस पर 2 फोर्स एक्ट होते हैं. एक फोर्स F1 बार इक्वल टू 10 न्यूटन होगा और दूसरा फोर्स F2 बार इक्वल टू 10 न्यूटन होगा और विथ इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री होंगे. अब 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो नेट फोर्स एक्टिंग बताओ. अब नेट फोर्स मतलब आपको रिजल्टेंट ही फाइंड आउट करना है, एडिशन ऑफ दीज 2. तो बाय डेफिनेशन आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं कि नहीं बताओ, कर लिया. और रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग डायगोनल आता है और इसको आप A बार प्लस B बार बोलते हैं, तो यहाँ पे F1 बार प्लस F2 बार बोलता हूँ. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जिसको आप रिजल्टेंट बोलते हैं. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB कोसाइन ऑफ एंगल थीटा. यहाँ पे A के बजाय वेक्टर था आपका F1 बार, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 स्क्वायर, B कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 10 और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 45 था. थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. ये 10 मतलब 10 दी स्क्वायर, तो यहाँ का 10 दी स्क्वायर 10 दी स्क्वायर 10 दी स्क्वायर रूट के बाहर ले लो तो 10. यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पे बचा 2 cos 45 और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 2 इंटू 1/√2 आता है √2. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 प्लस √2. इसमें से √2 भी कॉमन ले सकते हैं. अगेन रूट में कुछ क्वांटिटी आ जाएगी तो मैंने रूट के अंदर ही √2 कॉमन ले लिया, √2. तो यहाँ पे √2 होगा और यहाँ पे √2 + 1 होगा. चलो यहाँ तक लिखा तो भी नो प्रॉब्लम. ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ दिस 2, मतलब दोनों फोर्सेस का मिला के नेट फोर्स इतना एक्ट हो रहा है. ये न्यूटन में है तो ये भी न्यूटन में होगा. अब रही बात रिजल्टेंट का एंगल देना होगा विथ वन ऑफ द वेक्टर्स, है ना. तो मैं ये एंगल अल्फा बोल देता हूँ और हमको मालूम है tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B साइन ऑफ थीटा अपॉन A प्लस B कोसाइन ऑफ थीटा. इसको आपने A बार बोले थे, इसको B बार बोले थे. तो बताइए यहाँ पे B का वैल्यू था 10, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना था 45, A का वैल्यू भी 10 था, B का वैल्यू भी 10 था और यहाँ पे cos ऑफ 45 होगा. ये 10 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 10 एज इट इज प्लस 10 टाइम cos 45 भी 1/√2 होता है. तो क्या मैं इसको थ्रू आउट √2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे होगा 10√2 और यहाँ पे बचेगा 10/10 और ये 10 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो तो 1/√2 + 1. किसका वैल्यू आ रहा है tan अल्फा इक्वल टू 1/√2 + 1. आप रैशनलाइज भी कर सकते.
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस होगा 1/1 प्लस रूट ऑफ 2, है ना। इसका मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वन, tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस रूट 2 विद द डायरेक्शन ऑफ F1 बार। ये होता है बेटा टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ही होता है, फिजिक्स में बड़े काम में आती है ये केसेस, ध्यान में रखो। कई प्रॉब्लम हमको करने होते हैं इस मेथड से। कैसे, अभी तो ध्यान में नहीं आएगा। यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे अगेन चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। तो इसको एक डायपोल मोमेंट फैक्टर आता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको भी डायपोल मोमेंट आता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है और इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, और दोनों में एंगल कुछ दे रखा है 60, 45, 120 वाट में भी। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको निकालते आती है। इसको ए बार बोलो, इसको बी बार बोलो, एंगल को थीटा बोलो, रिजल्टेंट निकालना है। सामने पढ़ोगे, अभी ध्यान में नहीं आया होगा। अब जरा बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। आपने कभी 9th क्लास में पढ़े थे सर्कुलर मोशन, और सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े आपने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़े। जैसा आपका टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक होता है, और ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वर्टिकल प्लेन में, और उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 60 सेकेंड अगर सेकेंड हैंड होगा, तो इसका जो टिप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अर्थात विथ कांस्टेंट स्पीड। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है यूसीएम परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थात विथ कांस्टेंट स्पीड, समझे। और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी आपको कुछ दिया होगा आर, और हमको बोला इस पॉइंट ए पे उसका स्पीड इधर, भाई क्लॉक का सेकेंड हैंड का टिप है तो क्लॉकवाइज ही मोशन परफॉर्म करेगा, और जैसे ही यहाँ पे आया उसका स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल, और फिर जाते जाते यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसका स्पीड यूसीएम है तो उतना ही होगा 20 मीटर पर सेकंड, होगा कि नहीं हमको बताओ। और जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कितना एंगल सबटेंड किया, 60 डिग्री। अब मेरे को बताओ, स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे भी और इस पोजीशन बी पे भी 20-20, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, पर डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर है और यहाँ पे इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं। अब डायरेक्शन चेंज हुआ तो आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ का और यहाँ का वेलोसिटी चेंज हुआ है, हुआ कि नहीं। इसको मैंने v1 बार बोला, इसको मैंने v2 बार बोला, और हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर अभी आपने लिखा था इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, प्लस के बजाय सिर्फ माइनस लिखते हैं। तो मैंने बोला ना, इसको ए बार बोला, इसको बी बार बोला, तो ए बार माइनस बी बार करा, या फिर आप बोल सकते हैं v2 बार माइनस v1 बार, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, उसको dv बार भी बोल सकते हैं इन मैग्नीट्यूड। रूट ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, सेकंड का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तब बताओ ये दोनों में एंगल कितना हो गया, 60, तो इन दोनों में भी एंगल कितना होगा, 60। आपको पता है कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे टेंजेंट है, तो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो रेडियस में एंगल और उनके परपेंडिकुलर का एंगल सेम ही होता है, तो इनके बीच में भी एंगल उतना ही होगा 60, तो लिख दिया cos 60। भाई हमको बताओ 20 स्क्वायर कॉमन मिलते हैं तो रूट के बाहर 20,
यहाँ पे बचा 1 + 1 दैट इज 2 माइनस ये 2 और यहाँ पे बचा cos 60 उसका भी वैल्यू 1/2 होता है। 2 कैंसिल 1 बचा तो ये होगा 20 √2 - 1 दैट इज 1 और √1 1 ही आता है तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान में रखो, कोई प्रॉब्लम? गुड। तो ये था एक एप्लीकेशन हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। तो बेसिकली स्टूडेंट इतना प्रोग्राम होना चाहिए आप वेक्टर विथ यू सामने। फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स, तो वेक्टर एक पार्ट था जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स का इतना पार्ट आपको मस्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो मस्ट है और स्टेट बोर्ड में भी जरूरी है। और कई कॉन्सेप्ट आते हैं रिलेटेड। आम आता है अलजेब्रा का एक पार्ट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, 12th के लिए लिया था और बेसिक पार्ट लिया था, सबके लिए कॉमन था। तो वहाँ पे चले जाओ, हमारी क्लासेस क्लास 12 डेरिवेटिव 1 या फिर डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लो, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और इन डिफरेंशिएशन थोड़ा ओवरलुक करके मैं इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दूंगा और हम हमारे फिजिक्स के एक चैप्टर पे चले जाते हैं, कुछ भी रहे। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।